उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आज इस विषय का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि पिछले साल देश के 12 से भी अधिक राज्यों में सूखे का प्रभाव रहा और 3-4 राज्य पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहे। महोदय, उसका दुष्परिणाम ना अभी देश पर से समाप्त हुआ है, ना उस इलाके के किसानों पर से समाप्त हुआ है। एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहता हूँ कि एक के बाद एक कई घोषणाएं की गईं। जैसे अभी मंत्री महोदय ने कीमतों में वृद्धि की घोषणा की। मैं बैठे बैठे उन दरों को देख रहा था। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भारत की कृषि में जूट और पटसन का कोई स्थान है या नहीं है। इनमें किसी वृद्धि का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अब तक देश के अंदर कई बार बीमा की चर्चा हो चुकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उसे बाढ़ ने 3-4 बार बर्बाद किया है और अभी इसी साल 5वीं बार किसानों को मार्च और अप्रैल के अंत में ओलों ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अन्य कई प्रदेशों को भी बर्बाद कर दिया है। हम अगर फसल बीमा की चर्चा करते हैं तो इस फसल बीमा का जो वास्तविक लक्ष्य है वह पीड़ित किसानों को बचाना है, उनको राहत पहुंचाना है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप सीमांत और लघु किसानों से लाभ की आकांक्षा मत कीजिए, बल्कि केंद्रीय सरकार फसल की किस्त के लिए राज्य सरकार को विवश करे कि इसके लिए वह आगे आए। महोदय, देश का जो किसान है उसमें से लगभग 80% किसान सीमांत और लघु किसान हैं और केवल 20% किसान ऐसे हैं जो लघु और सीमांत किसानों के ऊपर हैं। देश के अंदर खेती योग्य जितनी ज़मीन है उसका 80% लघु और सीमांत किसानों के हाथ में है। अभी हमारे मित्र ने इस देश की आबादी के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अभी तक हमारी आबादी का 80% गांवों में है जो खेती पर निर्भर है। उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। वह या तो लघु किसान है या खेतीहर मजदूर है। अन्य कोई काम उसके पास ना होने से उसकी अवस्था खराब हो गई है। कभी बाढ़ उसे तबाह कर देती है, कभी सूखा पड़ता है। हर तरह से उसके खेतों को ही नुकसान होता है। किसान
बीज लेकर गया, खेत में डाला तो सूखा पड़ गया। फसल अच्छी हुई तो बाढ़ आ गई, खेत डूब गया, घर भी डूब गया। इस प्रकार किसान ऋण के बोझ से परेशान है और वह आज आत्महत्या करने पर विवश है। सचमुच में अगर आप किसानों को बचाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस पर विचार करें। महोदया, सदन के सामने यह विनियोग विधेयक जो लाया गया है, इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि भारत की संचित निधि में से 1 अरब और 60 करोड़ रुपए से अधिक धन निकाला जाए और उसको देश की उन सेवाओं पर खर्च किया जाए जो अनुसूची में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमारे पूर्व मित्रों ने कहा है, संभवतः इस विनियोग विधेयक में जिन जिन कामों के लिए और जिन जिन मंत्रालयों के लिए जितने धन की आवश्यकता है, उनकी यहाँ सूची दी गई है। इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा जो विशेषता रही है वह यह है कि जब से यह बजट आया है, तब से देश के सारे किसान और उनके साथ ही साथ हमारे खेत मजदूर कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इस सरकार और सत्तारूढ़ दल के अनेक मित्र बार बार यह बात कहते फिर रहे हैं कि देश में हरित क्रांति आ रही है। इससे पूर्व भी कांग्रेस पक्ष की ओर से समय समय पर इसी प्रकार के नारे दिए गए। कभी यह कहा गया कि आराम हराम है, कभी जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और आज तीसरा नारा हरित क्रांति का लगाया जा रहा है। हम समझते हैं कि इस नारे में कोई दम नहीं है। इस नारे में इसलिए कोई दम नहीं है क्योंकि यह नारा देखने में बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पीछे तथ्य बिल्कुल नहीं है। किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की जो बात मंत्री महोदय ने कही है या अन्य मित्रों के द्वारा कही गई है, वे लोग वही हैं जो कभी खेती नहीं करते हैं, उनको खेती के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। महोदया, भारत में खेती का जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है वह 2 बातों पर आधारित है और यह मुख्य रूप से कृषि की समस्या ना होकर खाद्य की समस्या है। प्रतिवर्ष हम बाहर के देशों से करोड़ों रुपयों का अनाज मंगवाते रहे हैं और अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपयों की खाद मंगवाते हैं। कांग्रेस सरकार की तरफ से पिछले 20 वर्षों से हमारे सामने बार बार यह कहा गया है कि भारतवर्ष बहुत जल्दी अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमने अनाज के उत्पादन में काफ़ी प्रगति की है और हम अनाज के मामले में
आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन उस अनाज का उत्पादन करने के लिए हम करोड़ों रुपयों की खाद विदेशों से आयात करते हैं। पहले हम अनाज का आयात करते थे, अब खाद का आयात करते हैं। इसलिए यह कहना कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं ठीक नहीं है। जहाँ तक जनसंख्या की बात है, उसके मामले में हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार परिवार नियोजन के बारे में और जनसंख्या के बारे में जब सारे संसार में चर्चा चल रही थी, तो हमारे मित्र ने आलोचना करते हुए लिखा था कि हमारे सामने आज समस्या यह नहीं